हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सभी जब जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और ये टेस्ट जो है वो आपको मालूम है कि अभी से ही फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर एंड नीड्स जीरो एरर इज 0.02 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर्स के लिए हमको वैल्यू गिवन है और यहाँ पर हमको लेंथ निकालना है लेंथ ऑफ द रॉड का लेंथ निकालना है। तो पहले तो फार्मूला देख लें। लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस जीरो एरर। अब प्लस जीरो एरर में पहले चेक कर लेते हैं जीरो एरर कैसी है। 0.02 ये पॉजिटिव जीरो एरर है और अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो साइन लगाएंगे निगेटिव, ठीक है ना। तो निगेटिव यहाँ पर और ये वैल्यू हमारी हो गई जीरो एरर। चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में ढूंढिए कहाँ पर दे रखा है। मेन स्केल रीडिंग की क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर लिखेंगे। लीस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन है और 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पर क्वेश्चन में है 6 डिवीजन। ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो वैल्यू में है 6 डिवीजन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और जो एरर है इसमें जीरो एरर वो पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा माइनस में 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4.8 अब 0.06। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4.86 माइनस 0.02 वैल्यू आ जाएगा 4.84 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। पहले का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन फार्मूला ये है। तो यहाँ पर देख लें ध्यान से, ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए क्रिस्टल हैज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ए क्रिस्टल हैज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे रखा है क्वेश्चन में 13 × 10⁻⁷ इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में ये वैल्यू गिवन है एंड 231 × 10⁻⁷ इन एवरी डायरेक्शन ये वैल्यू दे रखी है। यानी कि अगर हम लोग फिगर में देखें एक्स और वाई एक्सिस बनाएं तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। एक डायरेक्शन में ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन होगा और ये वैल्यू अल्फा है। इस डायरेक्शन में वैल्यू दे रखी है 13 × 10⁻⁷ और दो अलग डायरेक्शन इन एवरी डायरेक्शन एट राइट एंगल टू इट। इसके राइट एंगल में एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला है, यानी एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे वैल्यू गिवन है। दोनों की वैल्यू सेम है। 231 × 10⁻⁷ इस पे भी दिया है और 231 × 10⁻⁷ इस पे भी दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा बोलते हैं और ये वैल्यू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड के बराबर होती है। तो ये x मान लेते हैं, ये हमारा अल्फा y है और ये वाली वैल्यू हमारी अल्फा z है। ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है अल्फा की 13 × 10⁻⁷ प्लस अल्फा y की वैल्यू 231 × 10⁻⁷। z पे भी यही वैल्यू है 231 × 10⁻⁷। 10⁻⁷ हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो गया हमारा 462 + 13 462 + 13 हो जाएगा हमारा
475 वैल्यू आ जाएगी 475 और 10 की पावर -7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा थर्ड। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। द क्वांटिटी y इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, z इक्वल टू E/b एंड x इक्वल टू L/CR। ध्यान से देखें क्वेश्चन में L जो है, C को कैपेसिटेंस, R को रेजिस्टेंस और L को, ध्यान देखें यहाँ पर L इंडक्टेंस नहीं है, यहाँ पर L क्या है, लेंथ है। L जो है वो लेंथ है, तो आप लोग गलती मत करना, यहाँ पर कैपिटल L को लेंथ दिया है, तो ये L हम लोग लेंथ को ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमको बताना है कि सभी की डायमेंशन क्या होगी। तो y की डायमेंशन 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है c। ये क्या होता है, c, यानी जो y है वो किसके बराबर होगा, y मतलब c हो गया, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी डायमेंशन LT-1 होती है ना। E/b जो z है उसकी वैल्यू E/b है, और E/b भी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो इसको भी हम लोग LT-1 लिखेंगे। अब x बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखें, L/CR है, तो CR की डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होती है। तो ये ऊपर वाला L है, L मतलब लेंथ, और CR की डायमेंशन T होती है, तो L/T मतलब LT-1। सभी की डायमेंशन LT-1 है, इसका मतलब x y z सभी जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, यहाँ पर पोजीशन दिया है वेक्टर फॉर्म में 5ti प्लस 5/2 स्क्वायर t² j प्लस 6k। क्वेश्चन में बताना है हमको एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सलेरेशन निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी हम लोग लिखा लेंगे dr/dt से, तो पहले r को डिफ्रेंशिएट करेंगे t से, 5t का डिफ्रेंशिएशन 5, i को ऐसे रहने देंगे, प्लस 5/2 ऐसे रहने देंगे, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, और ये j में रहेगा, 6k का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कौन सी, 5i प्लस 5tj, ठीक है ना। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। हमको एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt से, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ 5i का डिफ्रेंशिएशन 0, 5t का डिफ्रेंशिएशन 5, और j को j में रखेंगे, यानी जो वैल्यू आएगी 5j। आपको मालूम है j जो रिप्रेजेंट करता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। चेक कर लेते हैं, 5 में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो y एक्सिस, तो 5 अलोंग y एक्सिस ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो j होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटॉन। फोटॉन के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोटॉन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज, तो फोटॉन आपको मालूम है ये न्यूट्रल चार्ज होता है, तो ये गलत हो गया, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है, 0 होता है, तो स्टेटमेंट ये कैसा है, फॉल्स हो गया। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज p बराबर hν/c, ठीक है, बिल्कुल सही है, p बराबर होता है E/c। फोटॉन का मोमेंटम जो है E/c, और E को हम लोग hν भी लिख सकते हैं, तो hν/c, तो राइट आंसर यही होगा, मोमेंटम की वैल्यू hν/c होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M रेस्ट ब्रेक इनटू 2 पार्टिकल। ये कैपिटल M है, ये 2 पार्ट में टूट रहा है। पहले का मास है m/4 और दूसरा मास है हमारा 3m/4, ठीक है ना। क्वेश्चन में बताना है हमको द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/p। आपको मालूम है ये जो मोमेंटम जितना m/4 का मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम 3m/4 का होगा। इसका मतलब मोमेंटम यहाँ पर दोनों का सेम हो गया। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होगा, h कांस्टेंट है, यानी वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब इसका जो रेशियो होगा 1:1 होगा। तो ये आप बात समझ में आ गया होगा।
इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम अगर कंजर्व है, लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, मोमेंटम कंजर्व हो गया, एच कांस्टेंट है, लैम्डा जो है कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इन दोनों के लिए वेवलेंथ जो का रेशियो सेम आएगा। तो आंसर हो जाएगा 1:1। 7 में बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर वेलोसिटी और एस के बीच में ग्राफ है। एस मतलब डिस्टेंस। क्वेश्चन में बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा जब जब v बराबर 15 हो। तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन निकालना है ग्राफ, लेकिन v s का है और एक्सेलरेशन को जब भी हम लोग निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का एक तो लिखते हैं dv/dt, है ना। जब क्वेश्चन में v और t के बीच में ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन dv/dt से निकाला जाता है, और जब एक्सेलरेशन v और s के बीच में ग्राफ होता है तो v dv/ds से हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। v की जगह पर 15 रखेंगे और dv/ds को स्लोप बोलेंगे। स्लोप यहाँ पर देखो, स्लोप यहाँ पर थीटा को देखें, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव होगा तो माइनस कर देते हैं, और स्लोप जो है यहाँ से निकालेंगे। परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस हो गया 30, तो 20/30 ये निगेटिव में वैल्यू आएगी। तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये 5 कट गया, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। तो ग्राफ में ध्यान से देख लें, v और s का ग्राफ है तो हम लोग एक्सेलरेशन v dv/ds से निकालेंगे। अगर ये ग्राफ होता v और t के बीच में तो एक्सेलरेशन निकालते हैं dv/dt से। चलिए अगला क्वेश्चन 8, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिशन। वेवलेंथ कब जो है मैक्सिमम मिलेगा, जब इमिशन हो फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाएं और ये हमारा n=1 है, n=2 है, n=3 हो, वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जस्ट ट्रांजिशन हो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ, और ये एनर्जी का जो यहाँ से यहाँ पर अगर ट्रांजिशन होता है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है ना। तो जस्ट अपने से ऊपर वाले का ट्रांजिशन होगा तो जो हमारा वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। निकालने का तरीका है 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं पहले वाले के लिए, पहले ऑप्शन में देखें 3 और 2 के लिए, तो यहाँ पर r को ऐसे रहने दें, n1 यहाँ पर हो, ये वाला वैल्यू n1 का है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा r, ये हो गया 5/36। तो 1/λ की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/5r। पहला आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं, मान लो हमको लगता है ये 4 से 2 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 1/λ मान लो r, और यहाँ n का वैल्यू 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 माइनस n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, स्क्वायर करेंगे 16। वैल्यू आ जाएगा हमारा एलसीएम में 16 और ये 4, 16 माइनस 4 ये हो जाएगा, ये आ गया 3 माइनस 1, 2/16, नहीं ये हमारा है 4। ठीक है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, लैम्डा डैश बराबर आ जाएगा हमारा 16/3r। तो आप देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो आपको याद देखो, पहला ट्रांजिशन है 2 से 1 के लिए, फिर तीसरा है 4 से 2 के लिए। जब भी हम लोग ट्रांजिशन देखेंगे, पहला में है 3 से 2 के लिए। तो आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग ट्रांजिशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रांजिशन जस्ट ऊपर से अगर कोई ट्रांजिशन होता है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, ये n=1 ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं, ऐसे अगर हम लोग बना लें तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। ऐसे अगर हम लोग देखें, पहला ट्रांजिशन है 3 से 1 के लिए, 1 2 3, तो यहाँ हो गया 3 से 1 के लिए, 3 से 2 के लिए, तो ये पहला बनेगा।
तो पहला जो ट्रांजिशन है वो 3 से 2 के लिए है, यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, ठीक ना। और 4 से 2 के लिए दूसरा बनाएंगे, 4 से 2 के लिए। तो आप हमेशा भी देखें वेवलेंथ मैक्सिमम तब आएगी जब ट्रांजिशन जस्ट ऊपर से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा फ्रॉम जस्ट हाई उसके ऊपर से, जैसे 2 के जस्ट ऊपर 3 है तो 3 से 2 पे आएगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। या ऐसे देखो 2 से 1 पे आता तो 2 से 1 के लिए भी ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। तो जब भी किसी भी लाइमन बामर पास्टन का मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए तो ट्रांजिशन उसके जस्ट ऊपर वाले से होना चाहिए। तो इसमें किसमें जस्ट ऊपर से हो रहा है, और यहाँ पर 3 से 2 वाला सबसे ज़्यादा वेवलेंथ देगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन एटम इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, रेडियस प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई जेड, यानी r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली रेडियस है कैपिटल R, तो ये इसको अगर कैपिटल R मान लें और n का वैल्यू कितना है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो r डैश हो जाएगा हमारा n की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई जेड हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या रख देंगे, हाइड्रोजन एटम है 1, तो ये यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर पहले के लिए है 1 और बाद में आ गया 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16R। आंसर क्या हो जाएगा 16। पहले में हम लोग को n की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे r प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर, यानी 1 हो गया। दूसरे का निकालना है r डैश का, तो ये प्रोपोर्शनल में आ गया 16, दोनों को डिवाइड कर दो तो r डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 16R। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर से ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पार्टिकल को नीचे फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका गया। रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो h फोर्थ का इक्वेशन बना रहे हैं, u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1 या 2n माइनस 1, ये हम लोग लगाएंगे। u की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 रखेंगे और यहाँ पर 2n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये हो गया 8 माइनस 1 7, 35 प्लस 10, 35 प्लस 10 मतलब 45, तो ये वैल्यू आ गई 45 मीटर। चलिए इसी तरह हम लोग थर्ड सेकेंड के लिए निकालें, तो h थर्ड बराबर हो जाएगा हमारा u प्लस हाफ है, u की जगह 10 रखेंगे, हाफ g की जगह 10 करेंगे, अब t की जगह पर क्या रखेंगे थर्ड, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे, ये कट जाएगा, ये 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 5 25 प्लस 10 35। रेशियो निकालना है h फोर्थ अपान h थर्ड, वैल्यू आ गया हमारा 45 बाई 35, 5 से काट देते हैं इसको और 9/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में फोर्थ सेकेंड बोला है, तो ये ध्यान रखेंगे फोर्थ सेकेंड का मतलब हुआ nth सेकेंड के लिए जो इक्वेशन बनती है। अगर क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 सेकेंड, तो इक्वेशन अगर 4 सेकेंड के लिए बनानी होती तो हम लोग इक्वेशन h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाते। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अगर कहीं फोर्थ सेकेंड बोला होगा तो nth सेकेंड वाला इक्वेशन लगाएंगे, और अगर 4 सेकेंड के लिए पूछता है तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करते। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ए इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टडी एंड कंप्लीट 40 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। लीनियर स्पीड बराबर होता है b बराबर ओमेगा r, ठीक है ना। अब चलो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, r में यहाँ पर रखेंगे 2 पाई, पाई की जगह 22.7 कर लें। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर कितना है 14 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन की बात की जा रही तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में, तो 100 सेकेंड में कितना है 14 रिवोल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा 14/100 रिवोल्यूशन, तो ये वैल्यू हो जाएगा 14/100 इंटू r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस 6 सेंटीमीटर में ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग यूनिट नहीं बदलेंगे।
7 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा। ये हो गया 44, ठीक है ना। 44 इंटू 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करते हैं इसको तो ये 0.4 हो जाएगा, तो ये हो गया 52 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.28। 5.28 को हम लोग 5.3 भी लिख सकते हैं, आंसर होगा पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्टाइल इज ए फायर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 60 डिग्री एंगल से, ये हो गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा एंगल दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। प्रोजेक्शन एंगल है 60 डिग्री, क्वेश्चन में एलिवेशन एंगल पूछा है हाईएस्ट पॉइंट से। एलिवेशन एंगल अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें। ये जो एंगल आएगा इसको अल्फा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब रिलेशन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अल्फा जिसको बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी tan अल्फा इक्वल टू हो गया 1/2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको tan थीटा लिखेंगे। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 tan थीटा की वैल्यू tan 60 हो जाएगी, और tan 60 की वैल्यू हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा √3/2। ये आ गया किसका, tan अल्फा का। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स √3/2। ऑप्शन चेक करते नहीं है तो इसको क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे आ जाएगा 2√3। तो ये ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, तो आंसर ये सही हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फा निकल रहा है, यहाँ पर ई पॉजिटिव निकल रहा है। क्वेश्चन में हमको चेक करना है यहाँ पर जेड में, तो यहाँ पर एक्स की 82 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 290, और यहाँ से अल्फा डिके हो रहा है तो अल्फा यहाँ से निकल रहा है। तो y जो बनेगा उस पर हम लोग वैल्यू चेक करें तो एक अल्फा निकलने से 2 एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी। 82 में से 2 कम कर दें तो 80 बचेगा, और इसमें 4 कट करेंगे तो ये हो जा 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 286। y बन गया। अब यहाँ पर E प्लस इससे निकल रहा है, ये हमारा E प्लस है पॉजिट्रॉन, तो भाई इससे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो हमारा Z बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा एटॉमिक नंबर में, 80 में से एक गया 79, और इसमें मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो मास नंबर वही रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 286। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। तो क्वेश्चन में 13 में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट किस आउटपुट किस यहाँ पर जो फिगर बना है उसमें आउटपुट एंड गेट कौन सा देगा, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले इस वाले में देखें, इस वाले में इसका ये नैंड गेट है, और नैंड गेट में दोनों इसके इनपुट मिला दिया तो नॉट हो जाएगा, ये नॉट हो गया तो ये इसका आउटपुट आएगा ए बार, ठीक, तो इसका ए बार आ गया। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा बी बार। अब ये आर गेट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा ए बार और प्लस बी बार, ठीक है। चलो दूसरे वाले को देखो, यहाँ पर ये नॉट हो गया ए नॉट, यहाँ पर ये बी नॉट, ये हमारा नॉर है तो इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, है ना, और इसके ऊपर नॉट लगा देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है भाई, ये हमारी हो जाती ए डॉट बी। ए डॉट बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी आने का मतलब ये एंड गेट है, आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए बॉल कम टू रेस्ट, कैलकुलेट इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 0 और इनिशियल है 6, तो आंसर होगा -6
न्यूटन सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन में देखो, लाइट इमिटिंग एलईडी इमिट से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एलईडी आर रिवर्स बायस, ये गलत है। एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। असर्शन इज अ राइट एंड रीजन इज अ फॉल्स। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, in a reverse bias PN junction diode the current measured in micro ampere which is due to minority charge carrier। सही है, रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है वो बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर की करंट होती है, और यू ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है। सही है। इन अ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में उल्टा होगा, द करंट मेजर्ड इन मिली एम्पियर। सही है। विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी की जगह क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता तो ये राइट आंसर हो जाता। तो अभी तो असर्शन स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल। तो पहला सही, दूसरा फॉल, पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल में जिसका टर्न क्वेश्चन में 2000 टर्न है, तो इसके कारण फील्ड की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में करंट है I। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। चलो वैल्यू पुट करते हैं, μ0/4 पाई की जगह 10⁻⁻7 2, और पाई की अगर हम लोग बात करें तो 3.14। नंबर ऑफ टर्न की क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 2000। क्वेश्चन में करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर है, और क्वेश्चन में रेडियस कितना दे रखा है, 0.1। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू जो आएगी, देखो ध्यान से, 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 × 2 4, और × 2 8, और × 2 3, तो 25 के आसपास आ जाएगा। तो 25 वाला ऑप्शन चेक कर लो, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 10⁻³ तो 18 में जो आंसर आ रहा है वो हम लोग का कौन सा आ रहा है, 18 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड। देखो ये मास इससे कोलाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी इस समय कितनी है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में बदल जाएगी, इसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। तो ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ m, और इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, v, ½ mv²। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ½ kx मतलब l²। ठीक है, हाफ से आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आ जाएगी वो √k/m आएगी, और l² का √l हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा √k/m × l, आंसर नंबर 3। ठीक है भाई, चलिए अगला करते हैं। द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर सेम किस टेम्परेचर पे बताते हैं, तो वो -60 है, ये गलत है, फॉल्स है। यहाँ -60 नहीं होना चाहिए, -40 होना चाहिए। -40 पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम होता है, पहला गलत हो गया, असर्शन गलत है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन नहीं होता, ये भी गलत है। रिलेशन होता है भाई, तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। इसमें देख लो, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन होता है C/5 बराबर होता है F - 32/9, तो ये रिलेशन होता है C और F में। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, इसका लेंथ l है,
और वन एंड पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वन एंड केस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी वैल्यू आई है। आई की वैल्यू करें तो 1/3 ml² होगा। सेम रॉड इज बेंट इनटू रिंग, इस रॉड को रिंग में बदल दिया गया। तो अच्छा, रॉड को जब रिंग में बदलेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होगा यानी जो L है और रेडियस है, तो लेंथ की वैल्यू 2πr के बराबर हो जाएगा। यानी अगर r की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा L/2π, तो रेडियस आ गया, ठीक है ना। अब इसका बोला गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज आई डैश, ये रॉड को जो रिंग में बदल दिया गया उसका डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है। तो डायामीटर के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर m को ऐसे रहने दो, 2 ऐसे रहने दो, r की जगह पर हम लोग स्मॉल r रख रहे हैं तो इसको कैपिटल R कर सकते हो। तो कैपिटल R की जगह पर ये रखेंगे तो L²/4π², ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, रेशियो। तो I डैश अपॉन I का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर I डैश अपॉन I का रेशियो क्या आ जाएगा, I डैश की वैल्यू हमारी है ml² बाई 2 × 4π², 8π²। डिवाइड किससे करेंगे, I से, I की वैल्यू 1/3 ml², ml² से ml² कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 3/8π²। 3/8π², ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो 21 का सेकंड ऑप्शन। 22, 2 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस डिस्टेंस r, इनके बीच की दूरी r है। हमको बताना है इनके बीच में कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है और ये दूरी हमारी x है, तो ये दूरी r - x हो जाएगी। चलो इस जगह पर हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट है जिसको हमने m से x दूरी माना है, इस पॉइंट को निकालने की हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो m/x² ये बराबर किसके हो जाएगा, 9m/r-x²। m से m कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो गया r-x, r बराबर हो गया 4x, तो r बराबर हो गया, r बराबर 4x हो गया, तो x बराबर हमारा r/4 हो जाएगा। तो ये दूरी हमारी निकल आई जहाँ पर फील्ड की वैल्यू, इस जगह पर क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब यहीं पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो m/, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का gm/r², तो माइनस का gm/r, केवल r मतलब x, माइनस gm/x। दूसरे वाले के लिए 9m से, तो माइनस का 9gm/r-x। चलो वैल्यू पुट करते हैं, -gm, x की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये स्मॉल m है क्वेश्चन में, x की जगह पर हम लोग वैल्यू r/4 रखेंगे, तो ये वैल्यू r/4, 4 ऊपर चला जाएगा, चलो अभी रख देंगे, -9gm, और यहाँ r की जगह पर अगर हम लोग r रहने दें, x की जगह r/4 करेंगे तो ये 3r/4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 4 ऊपर चला जाएगा, इसमें भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3r एलसीएम हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर 3 ये हो जाएगा -4 × 3, 12gm, माइनस करेंगे, ये भी 4 ऊपर जाएगा, 36gm, ठीक है। -12 और -36 ये हो गया -48, -48/3r, 3 से इसको काट कर दें, ये हो गया -16 gm/r, -16 तो राइट आंसर जो होगा -16 gm/R। कैपिटल R क्या, स्मॉल r दिया है, तो क्वेश्चन में स्मॉल r करेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
23 एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आरएमएस वेलोसिटी का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो √3RT/m है। दो गैस है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों का आरएमएस वेलोसिटी सेम है। हाइड्रोजन जो है वो हमारी है, निकालना है किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हो किसके बराबर होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, √T/m इधर भी होगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो T/m हो जाएगा। टेम्परेचर क्वेश्चन में हाइड्रोजन का निकालना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का यहाँ पर टेम्परेचर क्वेश्चन में 27 है, 27 में 273 जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना होता है 32, इसको कट करेंगे ये 16 आएगा, लगभग ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 20 के थोड़ा सा कम, 20 से कम आएगा, यानी 18.75 के इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूलेज में वैल्यू पुट करना है। T/m की वैल्यू दोनों तरफ रख दो, तो T/m हाइड्रोजन के लिए, T/m ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स SHM अबाउट x = 0। क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड का फार्मूला होता है v बराबर ω√a² - x², जहाँ पर x क्या है, मीन से पोजीशन, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्वेश्चन में a ही रहने दो और x की वैल्यू a/3 है, तो a² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे 2π/t, ये हो गया 9a² - a², 8a² ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू हमको, ये अंडर रूट में वैल्यू आएगी, अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/t, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, √a² को a लिखेंगे, √9 को 3 लिखेंगे, तो 2 × 2 हो गया 4√2, ऑप्शन हो गया 4√2πa/3a 3t, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब यहाँ पर एक थर्मोडाइनमिक्स है, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स होता है ΔQ बराबर ΔU + W। चलो ΔQ होता है अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाती है, पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो निगेटिव। यहाँ पर जो हीट है गैस गिव्स आउट 20 जूल ऑफ हीट, तो यहाँ पर हीट बाहर निकल रही, तो इसलिए इसका माइनस में वैल्यू रखेंगे, तो माइनस का 20 जूल जो है वो हीट बाहर निकल रही। इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 30 जूल, तो माइनस का 30 प्लस वर्क डन, देखो ध्यान से, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होता है, तो ये माइनस में लिखेंगे और ये वैल्यू कितना है वर्क डन ऑन द गैस 8, तो -30 -8 होके -38 हो गया। फाइनल निकालना है तो फाइनल बराबर -38 इधर आके प्लस का 38, तो 38 - 20 हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारी 18 जूल, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 जूल। ठीक है भाई, तो ये था FST का आज का टेस्ट 1 से 25 फिजिक्स का डिस्कशन। आगे का डिस्कशन आपको RD सर कराएंगे। उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दूसरा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करके आप अपने जो भी आपको डाउट है वो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं FST 3 ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 2 और 25 तक सर कर चुके हैं, हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। ए चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E if direction of the field is reversed then find the net force on the particle। तो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना उसकी डायरेक्शन दी गई है, मैग्नीट्यूड दिया है, एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है, उस पर यह भी नहीं दिया गया है
चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस है। तो अब सोचिए कि हम मान लेते हैं कि चार्ज Q है और ये प्लस है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, है ना, सस्पेंड कर दिया जाए। तो अगर पार्टिकल ऐसे है तो फोर्स कौन सा नीचे लगेगा? mg। तो ये चार्ज पार्टिकल है और ये mg, इस पर फोर्स ऊपर लगेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अभी हमने प्लस Q माना है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स mg के अपोजिट रहना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स बना देता हूं, ये F है, सॉरी ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है और इसकी वैल्यू Q ही होनी चाहिए। भाई ये सिचुएशन है, और यहाँ से आप समझ सकते हैं बैलेंसिंग के लिए mg कभी ऊपर नहीं लगेगा, mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा। और अगर आपको ई फील्ड में उसको बैलेंस करना है तो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऊपर ही लगना पड़ेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर हम चार्ज माइनस भी मान लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बस mg तो नीचे ही लगता, q ही ऊपर ही होना पड़ता, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर ऊपर नहीं नीचे की ओर होती। तो पहले प्लस Q वाला लेके चलते हैं। तो ये बैलेंस था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं QE बराबर mg, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरे वाले केस में, मतलब जब हमने रिवर्स कर दिया तो mg तो नीचे ही लगेगा और हमने चार्ज पॉजिटिव माना था, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड अब नीचे लग रही है, तो अब QE वाला फोर्स बच्चा ये नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो जाएगा QE प्लस mg। लेकिन QE की डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं है, चार्ज भी वही है, बस QE फोर्स पहले ऊपर लग रहा था अब नीचे लगेगा। तो आप QE की जगह mg रख दो, ये mg रख दो, तो ये फोर्स 2mg के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। अब आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर हम चार्ज निगेटिव मान लेते तो बैलेंस करने के लिए पहले ये सिचुएशन होती, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होती, क्योंकि निगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो QE ऊपर लगता है, mg नीचे लगता। और जब फील्ड की डायरेक्शन को बदलते, नीचे से ऊपर करते, तो फिर दोनों नीचे लगते, फोर्स तब भी आता। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए आंसर सेम रहता है। इसीलिए यहाँ पर न तो चार्ज पार्टिकल की पॉजिटिव नेगेटिव बताया गया है और ना ही फील्ड की इनिशियल डायरेक्शन बताई गई है, क्योंकि मेन मुद्दा था बैलेंसिंग का। तो ये 26वां क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, मतलब नीट लायक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चलिए। और ये देखो फार्मूला बताया गया है, ये फार्मूला पूछा गया है और उसमें कुछ लोग गड़बड़ कर देंगे। देखिए पहले तो हम फार्मूला लिख दें, फार्मूला हम लिख दें। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। ये इसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहलाती है। इस ब्रॉड साइड ऑन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन का मतलब है मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पर ये है, तो ये पोटेंशियल, ये माइनस, ये प्लस कट गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इधर होती है, डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ज़्यादातर लोगों को यही याद रहता है P/r³, लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म है और हमको चाहिए, और हम याद रखते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई और ये माइनस कर देंगे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -P/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³, और r ये डिस्टेंस है। अब इसको पढ़िए, पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये डाइपोल मोमेंट है और इसकी डायरेक्शन निगेटिव x डायरेक्शन में। तो मतलब ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये तो इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल तो 0 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई महारथी लोग सेकेंड ऑप्शन टिक कराए होंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, -P0 x कैप का कोई काम नहीं है। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और फार्मूला पूछा है, ये भी वेक्टर है, तो आंसर 4th होगा, पोटेंशियल 0 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डायरेक्शन क्या होगी देखो, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 d³ और बेटा P की जगह -P0 x कैप कर दिया, तो ये +P0 x कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d³ हो गया। तो वही बात आ रही है ना। और अगर आप यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे तो आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन गलत आ जाएगी। तो यहाँ पर कई बच्चे ये सोचे होंगे जल्दी में, जैसे आदत है ना कि डाइपोल मोमेंट निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी अपोजिट डाइपोल मोमेंट के ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, तो पॉजिटिव हुई, तो ये आंसर है नो। ध्यान से देखो, अगर यहाँ P0 x लिखा होता तब ये पॉजिटिव होता, लेकिन जब तुम P के टर्म में लिख रहे हो तो मतलब फार्मूला पूछ रहा है, इसलिए ये 4th आंसर सही है। तो इसमें कई लोग कहेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 ये एक NCERT का क्वेश्चन है, आप जानते हैं। एक ये प्लेट है और प्लेट से ऊपर a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसा करो कि इस प्लेट से ये A वाली लाइनें खींच करके आप सबसे पहले ये Q पूरा कर लो। अब भले ही फिगर सही नहीं है, लेकिन बेस से ये a/2 डिस्टेंस पर है, यानी ये सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। हम क्यूब बनाते हैं दोबारा एक नई फिगर पे, ये है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ बीच में ये है चार्ज Q/2 और खाली ये नीचे वाली प्लेट दी गई है और ये मिला के कहा है ये डिस्टेंस है a/2,
ये साइड है ए और ए। तो ये ज़्यादा क्लियर फिगर है। मतलब अगर हम इस इमेजिनरी क्यूब को कंसीडर कर लें जो कि पूरा है नहीं, तो सेंटर पे चार्ज Q/2 है। तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा गॉस लॉ से? Q/2 एप्सिलॉन 0। गॉस लॉ जानते हो ना, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है दैट अपॉन एप्सिलॉन 0 इज द फ्लक्स। तो गॉस लॉ से इस सरफेस से निकलने वाला टोटल चार्ज फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन 0। और चूंकि ये सिमेट्री पे रखा है तो ये 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये प्लेट तो एक सरफेस है इसकी, तो इस नीचे वाली प्लेट से कितना जाएगा? तो फ्लक्स थ्रू प्लेट, फ्लक्स थ्रू प्लेट कितना हो जाएगा? ये जितना भी है Q/2 एप्सिलॉन 0, इसका 1/6। तो आंसर हो जाएगा Q/12 एप्सिलॉन नॉट। ये है। कई लोग फोर्थ आंसर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये Q/2 है तो गलत हो जाएगा उनका आंसर। ये आंसर कब होता है? जब अंदर Q चार्ज रखा हो, तब ये हम लोगों की आदत है, एक प्लेट से इतना जाता है। NCERT ने भी यहाँ Q चार्ज रखा है। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, सारा क्वेश्चन वही है, चार्ज Q की जगह Q/2 कर दिया है, तो आंसर बदल गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए बहुत ही एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू a sin 100t cos 0.01x where y and a are in millimeters, t in second, x in meters, the velocity of the wave is। तो चाहे वेव स्टेशनरी हो चाहे प्रोग्रेसिव हो, ये t का कॉफिशिएंट ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 और आंसर आ जाएगा पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और कॉस का कॉफिशिएंट ये k कहलाता है। तो 0.01 और मीटर इनवर्स, x मीटर में है, ध्यान रखिएगा, x इन मीटर्स। ये a और y मिलीमीटर में है। अगर इसकी डायमेंशन निकालोगे तो ये k की मीटर इनवर्स आएगी। और द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ये जो पूछी गई है, तो भाई स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी तो हमारे पास 0 होती है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव तो चलती ही नहीं है। स्टैंडिंग वेव तो चलती ही नहीं है। स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी है, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन स्टेशनरी वेव। ये वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव। अगर कोई पूछे कि स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी, तो आप 0 बता दीजिए। नॉट डिराइवेबल वाली बात नहीं है, वो नाम से क्लियर है। तो ये कितनी हो जाएगी? ओमेगा बाई के। तो 100/0.01, तो ये 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट आंसर इसका होगा इन माय ओपिनियन। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इन द वेव शोन बिलो
the charge on the left plate of 10 microfarad capacitor is 30 minus 30 microcoulomb. Charge on the right plate of 6 microfarad capacitor. तो जो दिया है पहले नोट कर लें। यहाँ पे चार्ज दिया है -30 माइक्रोकूलम, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +30। ठीक है। अब तुम्हें पूछा क्या जा रहा है, चार्ज ऑन दी राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। तो इस पे हमने मान लिया -Q1 है, इस पे +Q1 है, इस पे -Q2 है, इस पे +Q2 है। ठीक है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में वोल्टेज तो बराबर ही है। तो Q1 बराबर 6 इंटू V और Q2 बराबर 4 इंटू V। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 6/4 यानी 3/2। मैंने इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 माना, इस पे Q2 माना और पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V है। तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर 4 इंटू V। और अब हम लोग एक काम करने जा रहे हैं। वो काम ये है कि अगर हम इन 3 प्लेटों को देखें तो इस प्लेट के अंदर ना तो कोई चार्ज सोर्स है, तो ये टोटल जो समेशन होगा वो 0 होगा। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ -30, ये +30 -Q1 -Q2 बराबर 0। हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो Q2 बराबर 2/3 Q1। तो हम लिख देंगे 30 इक्वल टू Q1 और Q2 उधर जाएगा तो 2/3 Q1। तो अब कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 बराबर 3Q1 प्लस 2Q1। तो 5Q1 इज इक्वल टू 90। तो Q1 इज इक्वल टू 90/5 यानी 18। और माइक्रोकूलम में सारे चार्जेस चल ही रहे थे, तो आंसर इसका 4th हो जाएगा। अब इसको आप हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। जब कैपेसिटर का नेटवर्क हो जाता है तो जैसे आप करंट में पढ़ते हैं ना, किरचॉफ्स लॉ में, कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट मिलती हैं सिग्मा I बराबर 0 है। वैसे ही कैपेसिटर के सर्किट में किसी भी जंक्शन पर देखो, इस पॉइंट पे एक ये प्लेट जुड़ी है, एक ये जुड़ी है, एक ये जुड़ी है। तो कुछ चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव इस पे होगा, कुछ इस पे होगा, कुछ इस पे होगा और इन सारे चार्जेस का टोटल 0 होगा। तो ये 18 वाला आंसर, चौथा वाला आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए, मान लो जैसे कोई पूछना हो, जैसे समझ में तो आ ही गया होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो आप उसको कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाला है। इन स्टेशनरी वेव all particles between two nodes pass through the mean position। अब उनके बारे में
कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमें देखना है। तो स्टैंडिंग वेव बना लेते हैं एक स्ट्रिंग वाली। ये मान लीजिए स्ट्रिंग है और ये दो नोड्स हैं और इनके बीच के बारे पार्टिकल के बारे में बात चल रही है। तो आपको मालूम है कि दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब सेम फेज में रहते हैं। तो पहले ये स्ट्रिंग ऐसी थी, फिर इसके बाद ऐसी जाएगी। थोड़ा मुझसे फिगर नहीं सही बना, बढ़िया लूप नहीं बन रहा है। फिर और ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी, ये मैक्सिमम तक गई। जैसे किसी भी पार्टिकल को चूज़ कर लो, किसी भी पार्टिकल को चूज़ कर लो, इसको चूज़ कर लो। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो SHM की 1/4 साइकिल पूरी हो गई। इसके बाद ये ऐसे जाएगा और ये नीचे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। ये तो जिस समय जैसे ये यहाँ था तो ये यहाँ पे था। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। तो जब पार्टिकल नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर गया तो ये थोड़ा सा कम ऊपर गया। क्यों? क्योंकि सबके एम्पलीट्यूड सेम नहीं होते हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं। फिर जब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा और जब ये अपने पीक पर होगा तब ये भी अपने पीक पर होगा और जब ये लौटेगा तो ये भी लौट आएगा। यानी जिस समय ये मीन से जाएगा उसी समय मीन से ये भी जाएगा, उसी समय ये भी मीन से जाएगा। यानी सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर एक साथ थे, सब धीरे धीरे उठेंगे, लेकिन उनके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। सब एक्सट्रीम पर भी एक साथ पहुंचेंगे, सब दोबारा मीन पे भी एक साथ पहुंचेंगे। तो अब देखें इससे क्या कुछ मिलता है। एट द सेम टाइम, अब ध्यान रखना सेम टाइम में दो चीजें हैं। डिफरेंट टाइम मतलब इस दोनों का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर अभी पहुंचेगा तो ये वाला कुछ आगे पीछे पहुंचेगा। सभी एक साथ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो सब एक साथ। तो ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में कौन सही है? सेम टाइम तो दोनों में है। तो आगे देखो, विद इक्वल वेलोसिटीज एंड डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ये देखो, ये SHM की मीन पोजीशन है। तो जब पार्टिकल यहां पर रहेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और SHM की मीन मैक्सिमम वेलोसिटी जानते हो वो होती है A ओमेगा। तो ओमेगा तो सबका सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट है। यानी यहाँ पे पहुँचने में सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो एट द सेम टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो ये सेम वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी वाला गलत हो गया, ये सेम वेलोसिटी वाला सही हो गया। इसको मैथमेटिकल भी समझ सकते हैं, इक्वेशन लगा के। y बराबर कुछ लिख दीजिए इसका इक्वेशन, a sin kx प्लस cos ओमेगा t। तो लेकिन मैथमेटिकल डेरिवेशन से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसे समझ में जल्दी आ जाता है। तो इसका आंसर 4th है। और ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप क्या आंसर बताया था उसका? 4th बताया था और उसके पहले वाले का हाँ 4th। ठीक, चलो अब इसमें आप निकालना है, बस धीरे धीरे कैलकुलेट करना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है और फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस V। तो कोई एक कैपेसिटर बना लेते हैं और इसका एरिया A मान लिया, सपोज दिस इज एरिया A और सेपरेशन D है। तो कैपेसिटी इसकी आ गई एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अब इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ CV²। अभी एनर्जी निकाल रहे हैं तो हाफ C की जगह लिख दो एप्सिलॉन नॉट A/D
और वी स्क्वायर। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एनर्जी कहाँ है? कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन अकर्ड? तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो पूछा है क्वेश्चन में, तो एनर्जी तो ये हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन डी, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो A इंटू डी। अब देखिए यहाँ A से A तो कट जाएगा, लेकिन D का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑप्शन है। 32 का आंसर फर्स्ट है। कुछ बच्चों को याद भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि इतनी देर नहीं है, लेकिन पेपर तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना कि बिल्कुल वही फार्मूले यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में रहते हैं और उसी से आगे चलते हैं। अब देखिए 33, ए 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विद एक्सटेंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन ए सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज। तो पावर क्या होता है? I स्क्वायर R। 5 एम्पियर फ्यूज वायर है, इसका क्या मतलब हुआ? 5 एम्पियर फ्यूज वायर मतलब कि इस पे से आप 5 एम्पियर तक की करंट भेज सकते हो, उसके बाद ये फ्यूज हो जाएगा। 5 से ज़्यादा जाएगी तो करंट, 5 से एम्पियर से ज़्यादा जाएगी तो करंट ये मेल्ट कर जाएगा। और मैक्सिमम पावर 1 वाट है, तो आपको मालूम है कि आई जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो इसका मतलब है कि जब करंट बराबर 5 एम्पियर है तो पावर बराबर 1 वाट है। हालांकि मेरी डेप्थ को समझे बिना कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया होगा, ये आई है ये पी है तो आर निकाल लो, बट टर्म का मतलब समझना जरूरी है। मैक्सिमम पावर मतलब इसमें होने वाली मैक्सिमम पावर कितनी है। करंट कम तो पावर कम, करंट ज़्यादा तो पावर ज़्यादा, तो वो 1 वाट दी गई है। और 5 एम्पियर का मतलब है इसमें मैक्सिमम करंट 5 है, तो पावर तो भैया वही मैक्सिमम होगी ना जब करंट मैक्सिमम होगी। अब आर निकाल लो, अब आर में कुछ है नहीं, आर बराबर 1/5 स्क्वायर, तो ये 1/25 ओम है। और इसको सॉल्व करो, 1/25 कितना होता है? 4/100 होता है, तो 0.04 ओम इसका आंसर आ गया। ये मेरा स्टाइल है डिवीजन करने का। अब 1/25 हम पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, हमें मालूम है 25 4 जा 100 होता है, तो ऊपर नीचे 4 कर दिया तो बड़ी जल्दी 0.04 आ गया। बाकी अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसका आंसर फर्स्ट है। अब देखिए ये कौन सी चीज़ है, एक सर्किट दिया हुआ है, R1 1 ओम है। चलिए मैं यहाँ से लिख दूँ, बार बार ऊपर से कौन देखेगा। और ओम आप समझिएगा, मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ये 1 ओम है, R2 2 ओम है, E1 1 वोल्ट है, E1 1 वोल्ट है, E2 और E3 2 वोल्ट के हैं, तो ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये है मेरे पास A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, इस सर्किट को जरा रीड्रॉ करता हूँ और देखिएगा, इसको मैं जरा रीड्रॉ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ऐसे बनाऊंगा, अच्छा ये भी R1 है, तो R1 1 है और ये भी सब 1 है, R1 1 है, ये भी 1 है।
तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, ऐसे हमने रोटेट कर दिया है। और देखो ये तो ब्रांच एक ही है, और E1 की जो पॉजिटिव प्लेट थी वो A की तरफ थी, यानी इधर A है और इधर B है। ये हमारे पास आ गया है सर्किट। मैंने इसको रोटेट भी कर दिया है और R1 एक साथ रख दिया है, R1 इधर भी, ये भी ये सीरीज में है, तो ये इधर बनाया जा सकता है, और ये E2 है। अब हमें निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग जंक्शन मेथड, नोडल मेथड, किसी भी मेथड से ये कर सकते हैं। लेकिन एक जो सॉल्यूशन में तरीका दिया हुआ है वो मिलमैन्स थ्योरम का दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास E1 बराबर 1 वोल्ट है, ये E1 बराबर 1 वोल्ट है, और E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू ये सब 2 वोल्ट है। R1 सब 1 ओम के हैं, और R2 मेरे पास 2 ओम का है। अब हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप चाहो तो किरचॉफ्स लॉ लगा के कर सकते हो, नहीं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, देखो आप जानते ही हो, इसको आप सेल वाले कॉम्बिनेशन से कर लो, आप सेल वाले कॉम्बिनेशन से कर लो। ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेल में भी तो यही होता है। जैसे ये E1 है, और ये R1 है, और ये E2 है, और ये R2 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हैं ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको हम मान लेते हैं ये सेल है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ये क्या बना, इक्विवेलेंट EMF ही इन दोनों के बीच का वोल्टेज बन जाएगा। तो हम लिख देंगे 1/2 प्लस 2/2 और प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में ये 2 2 2 और ये 2 2 2 सब कट जाएगा, आ जाएगा 5/3, और 5/3 होता है, डिवाइड तो करना जानते ही होगे भाई, 5/3 1.67 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर हमने चालाकी करी है एक, ये तुमको भी करनी पड़ेगी।
एक तरीका ये भी था कि हम इसमें करंट्स मान लेते, किरचॉफ लॉ से वोल्टेज लगाते, करंट निकालते और फिर ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालते, लेकिन उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, इतना तो टाइम एनटीए में रहता नहीं है। तो ये मैंने इसको सेल वाले से कंपेयर कर लिया। अब एक्चुअली ये रिजल्ट है, ये फॉर्म को सर ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस था, आपने तो एक्सटर्नल ले लिए। हाँ ले लिए, क्यों? अल्टीमेटली इस ब्रांच की ईएमएफ E1 था, रेजिस्टेंस R1 था, तब ये वोल्टेज आता था E1/R1 एंड प्लस दुनिया वाला। और यहाँ पे भी इस ब्रांच का ईएमएफ 1 है और रेजिस्टेंस 2 है। मैथमेटिक्स ये नहीं जानती कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, वो तो यही कैलकुलेट करके दे देगी, तो ये जल्दी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 35वां क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, तो अल्फा दिया हुआ है 4 × 10⁻³ पर डिग्री केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर at which increase the resistance of platinum wire is 10%। यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए, देखिए ओरिजिनल पेपर में है कि नहीं। हाँ नहीं है। the higher temperature coefficient of resistance is 4 × 10⁻³ Kelvin at 0 degree Celsius. The temperature at which the increase in the resistance of platinum wire is 10% of the value at 0 degree Celsius। हाँ ठीक है, यहाँ कॉमा रहेगा, ये फुल स्टॉप, ये कॉमा रहेगा। और देखो अल्फा एट 0 पे दिया हुआ है, बट प्लेटिनम वगैरह जो है ना, इनका अल्फा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। तो इवन इफ व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वायर, अल्फा को हम कांस्टेंट ही मानेंगे। तो अल्फा इज दिस दिया हुआ है, और हमें मालूम है कि आर टी बराबर होता है R0, आर टी बराबर R0 1 + अल्फा टी। और दिया क्या है? टेम्परेचर एट विच इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, यानी डेल्टा आर बराबर दिया गया है R0 × 10 × 10/100, 10% है ना, तो डेल्टा आर बराबर R0/10 है। अब करते हैं RT - R0 बराबर R0 अल्फा टी। हमने क्या किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया R0 प्लस R0 अल्फा टी। अब देखो ये डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर है R0/10, और ये R0 है, और ये अल्फा है, और ये टी है। तो R0 कट गया, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है 1/10 अल्फा। अब बस कैलकुलेट करना है 1/10 अल्फा। देखो कैलकुलेट करते हैं, 1/10 और अल्फा है 4 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻², और ऊपर जाएगा 100/4, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास 35 नंबर का क्वेश्चन था।
अब सेक्शन बी स्टार्ट होगा और डेफिनेटली इस सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो लेट्स प्रिपेयर। ये पहला वाला तो कहीं से चैलेंजिंग नहीं है, पहला वाला तो कहीं से भी चैलेंजिंग नहीं है। इफ द न्यूक्लियस 2713 Al has a nuclear radius of about 3.6 Fermi, the 12552, ये ओरिजिनल पेपर है मेरे पास जो प्रिंटेड है, वुड हैव इट्स रेडियस अप्रॉक्सीमेटली, ये टेलीरियम है। तो न्यूक्लियस की रेडियस की बात हो रही है, तो इसके लिए सेमी एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, R बराबर R0 और मास नंबर की पावर 1/3। अब इसी को दोनों के लिए लगा दो। किसकी निकालनी है? टेलीरियम की। तो इसकी रेडियस मैंने R मान ली, तो R बराबर R0 और इसका मास नंबर है 125 और इसकी पावर 1/3। और फिर एल्युमिनियम की दी गई है 3.6 फर्मी, ठीक है। जिस यूनिट में ये आएगी उसी यूनिट में वो भी हो जाएगा। R0 और 27 की पावर 1/3। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये क्यूब रूट भी निकल रहे हैं। तो R/3.6 और देखो 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो R बराबर आ गया 5 × 3.6/3। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 12 पंचे 60, तो 6.0। तो 6 फर्मी आ गई, अप्रॉक्सीमेटली नहीं आई, ये तो एग्जैक्ट ही आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है लगभग। अब देखिए ये फिर एक क्वेश्चन आया है, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 9/7, देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो Cp/Cv की वैल्यू जो होती है इसको गामा कहते हैं, और ये वैल्यू 1 + 2/f के बराबर होती है, वेयर f इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, तो आपको सब कुछ तो दिया है भाई। Cp/रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो गामा दिया है 9/7 बराबर हो जाएगा 1 + 2/f, और आपसे f पूछा गया है, तो ले आओ भाई 2/f बराबर 9/7 - 1, तो ये हो जाएगा 9 - 7/7 बराबर 2/7। तो f बराबर कितना आ गया? 7। आंसर नंबर 3। एक सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन था ये, तो सही है भाई। चले आगे। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आप 8 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो फोल्ड से कंफ्यूज ना करिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आप लोग पढ़ते हैं, जो FO/FE होता है, वो हमारे पास 8 है, ये दिया हुआ है। लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर है, तो लेंथ होती है इस केस में 45 बराबर FO + FE। तो अब यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ चाहिए, तो पहले FE निकाल लेते हैं। 45 = 8 FE + FE, तो 45 = 9 FE, तो FE बराबर आ गया 5। अब ऑब्जेक्टिव की कितनी हो जाएगी? FO बराबर 8 FE
तो 8 पंजे 40, Fe5 आया है ना, तो 40, तो फोर्थ ऑप्शन है सही, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, 39 में वो पहला ऑप्शन, अच्छा ये 30 है, इट इज़ 30 गाइज, ये ठीक से लिखा नहीं है, इट इज़ 30। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर ए मोनोक्रोमेटिक वेव इज √2, तो म्यू बराबर दिया है √2, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60, तो ए बराबर 60, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, ठीक है, ये प्रिज्म है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और मिनिमम डेविएशन के केस में आप जानते हैं हमारे पास R1 बराबर R2 बराबर A/2 होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये लाइट रे गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये गई, ये R1 है, ये R2 है। मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, और दोनों का सम तो 60 रहेगा ही, तो A/2 आधे आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्नेल ला लगा दें, √2 बराबर sin I अपॉन sin 30, तो sin I बराबर √2 इंटू 1/2, तो 1/√2, तो ये हो जाएगा sin 45, तो I बराबर 45 हो गया, I बराबर 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 40, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज दिया हुआ है तो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, मैग्नेटिक ये Q दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 2 टेस्ला, और ये J डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में है, और पार्टिकल की ये वेलोसिटी दी गई है। तो ये फोर्स निकालना है, तो F बराबर आप जानते हैं QV×B, तो ये आपको डेफिनीशन लगानी पड़ेगी। तो Q तो है +2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और वेलोसिटी दी गई है 2I + 3J, 2I + 3J, और इंटू 10⁻⁶, ये है 10⁻⁶, ये है, ये मैग्नीट्यूड है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है ×2J, ये है। अब फोर्स अभी हम निकालते हैं। देखिए पहली बात तो यार ये 2 10⁻⁶, और इसको बाहर निकाल लो, तो 2 2 जा 4, और ये 10⁻⁶ कैंसिल हो गया, -6 है वो +6 है, तो आ गया 4। अब बचा क्या, 2I + 3J और क्रॉस J, ये 2 तो हम लोग बाहर निकाल ही चुके हैं। अब J×J तो 0 होता है, ये चला गया, 2I×J, तो 4 और 2I×J कितना हो जाएगा, 2K, तो आंसर आ जाएगा 8K। तो हमारे पास ये 8 तो न्यूटन में फोर्स हो गया, और K का मतलब है +Z डायरेक्शन में है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सीधे एक मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला देखिए, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, प्रोड्यूसेस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफियर, आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ
मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। तो बहुत ही प्यारा और पुराना क्वेश्चन है। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25, हम इसको 1 लिख दे रहे हैं, और इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है। इसको एम्पलीट्यूड में भी लेके चल सकते हैं और डायरेक्ट इंटेंसिटी भी कर सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्चुअली होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बराबर 25:1 है। अब आप ऐसा करिए कि इसका स्क्वायर रूट पहले ले लीजिए। तो √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 बराबर 5:1 हो गया। अब मुझे तो I1 I2 का रेशियो दिख ही रहा है, ये 6/4 3/2 का स्क्वायर यानी 9:4 आएगा। लेकिन अब मुझे जैसे दिख रहा है वो मैं फिर बताऊंगा, आप इसको कृपया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो √I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू 5√I1 माइनस 6√I2। अब I2 एक तरफ ले आएंगे, अरे 5 है भाई, सॉरी ये 5 है, तो 5 I2 इधर ले आएंगे तो 5 और 6, 5 इधर से आया और एक पहले से आया, 6√I2 बराबर, ये 5 है इधर से एक जाएगा माइनस 4√I1। तो √I1 अपॉन √I2 बराबर आ जाएगा 6/4 यानी 3/2। अब ये तो अंडर रूट है, तो I1 अपॉन I2 कितना हो गया, I1 अपॉन I2 9:4 हो गया। स्क्वायर कर दिया इसका, तो थर्ड ऑप्शन हो गया ये 9:4। चलिए अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर है तो बहुत सरल, लेकिन अगर ध्यान से ना किया जाए तो गलत बहुत जल्दी होता है। पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या है। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ्स एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर एंड कॉपर वायर शोन इन फिगर आर A, B एंड C। तो स्टील और कॉपर, तो डायमीटर आप पहले हम इधर लिख लेते हैं, डायमीटर का रेशियो स्टील और डायमीटर ऑफ कॉपर वायर CU, ये है A। दूसरा क्या दिया हुआ है, लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये भी दिया हुआ है। फिर तीसरा क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये C दिया है। बोलो भाई ठीक है। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ्स, तो स्टील वायर की लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, यानी मुझे निकालना है डेल्टा L स्टील अपॉन डेल्टा L इन कॉपर। अब क्या आप लोगों को डेल्टा L वाला फॉर्मूला मालूम है? यस, डेल्टा L बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये यंग मॉडुलस और ये लेंथ। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो बस रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। दोनों की लेंथ्स का रेशियो
डेल्टा एल स्टील अपॉन डेल्टा एल कॉपर का रेशियो क्या आएगा? देखिए क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ स्टील ऊपर आएगा, एफ कॉपर नीचे आएगा। तो एफ स्टील अपॉन एफ कॉपर, और लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ कॉपर अपॉन वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ कॉपर। ये देखो हो गया है। अब मैं वैल्यू रख दूंगा सब। फोर्स देखो यहां पे इसका वेट 2 mg है, तो कॉपर वायर में टेंशन 2 mg होगा, लेकिन स्टील वायर में 3 mg होगा, mg और भी जुड़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ स्टील और फोर्स ऑफ कॉपर ये क्या बना? अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो स्टील में है 3 mg और नीचे है हमारे पास 2 mg, तो 3/2 ये फोर्स वाला हो गया। एल स्टील अपॉन एल कॉपर ये बी है, अपॉन एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। अब ये वायर है तो एरिया बराबर होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और फिर यंग मॉडुलस है ये सी आ गया है, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 3b अपॉन 2a स्क्वायर सी। तो 3b अपॉन 2a स्क्वायर सी सेकेंड ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि इतना ज़्यादा इसको ये रेशियो करके दिया है, अगर इसको ध्यान से ना करें तो कहीं मामला ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा के करना चाहिए, गलत हो जाए उससे अच्छा है थोड़ा दूर से हो। अब देखो ये 43 में कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए फेज डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहती हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में सारी कैरेक्टरिस्टिक लिखी रहती हैं, तो ये π/2 नहीं होता, 0 होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और दे ट्रेवल विद ए स्पीड, ये सही है, स्पीड यही होती है वैक्यूम में, इसी को c कहते हैं, और इसी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती भी है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ये गलत डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन b क्रॉस e नहीं बल्कि e क्रॉस b होती है, तो ये गलत हो गया। और e अपॉन b की वैल्यू 1 नहीं बल्कि c होती है, मीडियम ऑफ दैट, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, यही सही आंसर है। ओके चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, तो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर यूवी रेज आता है, और फ्रीक्वेंसी घटती है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है ए, ये ए है। गामा रेज की है सी, ये सी है।
और बी किसकी है? अल्ट्रा वायलेट की। ये दे दिया, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ऑर्डर बदल दिया गया है। अब देखना है कौन सा सही है। देखिए तो ए लेस देन बी, फ्रीक्वेंसी ऐसे घटती है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और वेवलेंथ इस रेशियो में इस तरफ बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, अच्छा इसको दो दो दिए हुए हैं, तो कोई ऑप्शन सही तभी माना जाएगा जब उसकी दोनों चीज़ें सही हों। जैसे अगर ये सही है ये गलत है तो ये गलत माना जाएगा। सही तभी होगा जब दोनों सही हों। तो ए लेस देन बी, तो ये गलत हो गया, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी। ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो सही है, एंड बी ग्रेटर देन सी, नहीं ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ए लेस देन सी, ये सही है, ए लेस देन सही, ये सही है, और सी ग्रेटर देन बी, सी ए बी दोनों से बड़ी है, तो ये सही हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है। एंड लेट अस चेक फोर्थ मोर, ए लेस देन बी, गलत हो गया, ए बी से बड़ी है, तो थर्ड आंसर इसका सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कई लोग गड़बड़ा के सरल होने के बावजूद इसको गलत कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल पेपर से मिला भी लेता हूँ, कभी कभी स्लाइड बनने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये आप देख सकते हैं पेपर ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई इसका थर्ड वाला सही था। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए रेजोनेंट सर्किट with an inductor L of negligible resistance and a capacitor C in series produces oscillation in a frequency f। तो f बराबर होता है 1/2 पाई √1/LC। If L is doubled and C is changed to 4C, ठीक है, नई वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1/2 पाई 1 इंडक्टेंस इज डबल्ड, तो L की जगह लिख देंगे 2L, और C इज 4F, 4C, ये 4 फोल्ड बढ़ाई गई। अब देखो 1/2 पाई √LC तो F है, तो 1/2 पाई √1/LC की जगह F लिख दिया, तो नीचे ये √8 और आएगा, और √8 का मतलब होता है 2√2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, 45 का, राइट, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मुझे तो लगा रेजोनेंस है तो कुछ ये रेजोनेंस कराएंगे कायदे से, लेकिन बहुत ही सिंपल टाइप का था। अब देखो ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट इज, तो अब ये ऐसे है ना, तो अगर ऐसे काट दो और चाहे ऐसे काट दो, तो इन दोनों पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, 0.5 m। अगर टोटल m है तो m/2 ये पोर्शन और m/2 ये पोर्शन। यहाँ तो ऐसे ही काटा है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, ये एक यूनिफॉर्म बार मैग्नेट है, और इसका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट जो मैग्नेटाइजेशन है वो कुछ होगा, और जब काटोगे तो अलग अलग पीसेस हो जाएंगे। जैसे इसको मास से समझ लो ना, यूनिफॉर्म मास है, कुछ यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो अगर आधा वॉल्यूम कर दोगे तो आधा हो जाएगा। तो जब भी ये काटोगे तो ये आधा ही हो जाएगा। इसको चाहे जैसे काटो, इसको ऐसे काट दो, अगर ये दोनों वॉल्यूम बराबर हैं
तो इस दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m/2 ही रहेगा, यानी 0.5 m। इसको कई लोग बताते हैं कि हाँ लेंथ सेम रहेगी, म्यू हो जाएगा, उससे कुछ नहीं है। अगर एक मैग्नेटिक पीस है, यूनिफॉर्म है, उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो उसका एक पीस ले लो, तो जिस रेशियो में वॉल्यूम चेंज होगा उसी रेशियो में उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, ये ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर 3, तो NP अपॉन NS दिया हुआ है, निकाल लीजिए। 300 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 150 इन सेकेंडरी, तो 300 अपॉन 150, तो ये 3:1 आ गया। नहीं, गड़बड़ हो गया। 300 अपॉन 150, 2:1 है। If the current in the secondary coil is 10, current in the primary coil are, तो देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का बेसिक फार्मूला होता है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसकी पावर इनपुट प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम रहेगी, यानी प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी वोल्टेज बराबर सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी वोल्टेज। अब कौन सी करंट दी गई है? करंट इन सेकेंडरी इज 10, प्राइमरी पूछ रहे हैं, तो IP बराबर सेकेंडरी वाली करंट कितनी है 10 और ES अपॉन EP। और ट्रांसफार्मर का बेसिक रेशियो जानते हो, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। तो 10 NS अपॉन NP, और ये NP अपॉन NS है, तो NS अपॉन NP कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो दैट इज 5। तो 5 एम्पियर की प्राइमरी करंट हो जाएगी, 5 एम्पियर की प्राइमरी करंट हो जाएगी। 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्ट्रीम लाइन फ्लो स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, जैसे ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब तो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ये सब जगह जो वेलोसिटी है वो सेम हो। तो भैया ये सेम नहीं होती है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। ये पार्टिकल ऐसे ही चलता है, इसी पाथ पे चलता है, इसी को स्ट्रीम लाइन करते हैं। तो ये पहला वाला गलत है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है। किसी एक जगह देखोगे तो जो वेलोसिटी है वही बनी रहेगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी यही वाली स्पीड हो, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है। वेलोसिटी हेड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इज v² अपॉन 2g। 3 तरह के हेड होते हैं, एक्चुअली 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², तो सबको आप mg से भाग दे दो, तो mg से भाग देने पे जो मिलेगा वो हेड होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को भाग देंगे तो mm कट जाएगा, v² अपॉन 2g आएगा, तो ये वेलोसिटी हेड हो गया। उसी तरीके से प्रेशर एनर्जी कितनी होती है? प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम होती है। अब इसको आप mg से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन ρg, ये प्रेशर हेड होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh, इसको mg से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा h, तो ये ग्रेविटेशनल हेड होता है। तो वेलोसिटी हेड v² अपॉन 2g होता है। तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इसका आंसर 4th होगा, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
और फिर देखिए along which among which of the magnetic susceptibility does not depend upon temperature। तो पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म फेराइट की करती है चेंज, डायामैग्नेटिज्म की नहीं होती है। और फिर 49 में आइए, इसको मैच कराना है तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बी का आएगा 3 और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो डी का 4 आना चाहिए, ये हाफ LI स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो और सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में पता नहीं क्यों ये मुझे दिख ही नहीं रहा था, ये B डॉट A होता है। तो मेरे पास A का बन गया 2, तो A का भाई 2 किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। और B का आ रहा है 3, तो B का 3 तो दोनों में आ रहा है। और C का आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस 1, तो इसमें C1 है, इसमें C4 है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका पेपर था, काफ़ी इजी था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, आपका ज्ञान पढ़ा होगा भी बढ़ा होगा। तो थैंक यू।